हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज हम बात करते हैं एक नए लेक्चर सीरीज पर, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी संविधान में अनुच्छेद हैं या संविधान में प्रधानमंत्री से संबंधित किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे एक बार मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ वीडियो को देखने के पश्चात आप सभी को जो भी त्रुटि वीडियो में दिखाई दे प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर विचार करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री से संबंधित आज हम लेक्चर में पढ़ते हैं। तो संविधान द्वारा सरकार का संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। यानी संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि देश की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। परंतु लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति सविवेक से कर सकता है। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति सविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अगर हम आगे बात करें तो राष्ट्रपति चुने हुए प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा सविवेक स्वतंत्रता का प्रयोग 1979 में किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद चौधरी चरण सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत निर्णय लेता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो सत्ताधारी दल का एक नेता चुना जा सकता है और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था और इस निर्णय में कहा था कि एक व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यदि वह ना तो लोकसभा का और ना ही वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी एक सदन में सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह 6 माह के लिए देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी भी एक सदन से सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, या तो वह लोकसभा से या वह राज्यसभा से सदस्य चुनकर आएगा। अब बात करते हैं शपथ व पदावधि के वेतन इनके बारे में। तो अगर बात करी जाए, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण जो करवाता है उसे राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है और यह शपथ गोपनीयता की शपथ होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर तब तक बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे उसके पद से हटा दे। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे उसके पद से हटा दे। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यानी जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री का वेतन 1 लाख रुपए होता है। प्रधानमंत्री का वेतन 1 लाख रुपए होता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियों के बारे में। तो प्रधानमंत्री की कार्य शक्ति के बारे में बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री का किस प्रकार का संबंध होता है। तो अगर हम पहली बात करें तो वह मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश करता है। यानी भारत का प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों के मंत्रालय का आवंटन वह फेरबदल करता है। यानी मंत्रियों के जो मंत्रालयों का जो आवंटन है वह फेरबदल भी प्रधानमंत्री द्वारा ही कराई जाती है या करता है। जैसे कि अमित शाह द्वारा वर्तमान में गृह मंत्री और राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा मंत्री, तो यह मंत्रालय जो आवंटित करता है वह भी प्रधानमंत्री ही करता है। वह किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है।
यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकता है कि वह किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। वह मंत्री परिषद का अध्यक्षता करता है, वह मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। वह त्यागपत्र देकर, अगर पीएम अपना त्यागपत्र दे दे, वह त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो अब इन पर बात करते हैं। तो वह राष्ट्रपति या मंत्री परिषद के बीच संवाद की एक कड़ी है, यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक संवाद की मुख्य कड़ी है। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारी जैसे भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उसके सदस्य, निर्वाचन आयुक्त व अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्य व निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंध परामर्श देता है। अब बात करते हैं संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की किस प्रकार की शक्तियां हैं। तो संसद के संबंध में बात करते हैं तो वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रवसान संबंधी परामर्श देता है। यानी वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत करने व सत्रवसान करने के संबंध में परामर्श देता है। अब हम आगे बात करते हैं, वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यानी भारत का प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियों की बात करते हैं, वह नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, वह नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद व राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। यानी वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। वह सैनिकों का राजनीतिक प्रमुख होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 के बारे में। तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए व उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह संविधान का एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। ये ना होता तो आज राष्ट्रपति के हाथ में पावर होती। इसमें कहा गया है, हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यानी सिर्फ एक बार इसमें कहा गया है आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति केवल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से ही कार्य करेगा और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी अगर पुनर्विचार के बाद कोई सलाह दे दी गई है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए फिर बाध्य हो जाता है। आर्टिकल 75 में बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। यह आर्टिकल 75 में कहा गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। यह भी आर्टिकल 75 में है। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 75। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उन्हें प्रधानमंत्री कहता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है, अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि संसद। आर्टिकल 78 के बारे में बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थानों संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सुनिश्चित करें। यानी संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन संबंधी सभी कार्य व मंत्री परिषद के सभी विनिश्चित जो भी कार्य हैं वह सूचित राष्ट्रपति को किए जाएंगे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी
वह विधान विषयक प्रस्थानों संबंधी जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसे दे सकता है। वह किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। यह भी प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है। अगर हम बात करते हैं अगले लेक्चर पर, जिसमें हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, तो केंद्रीय मंत्री परिषद में कहा गया है भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होता है, जिसका नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री करता है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों के बारे में कि मंत्री परिषद के बारे में संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार हैं। तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, यह इसमें कहा गया है। मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह यानी मंत्री परिषद द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती या उसे किसी न्यायालय में जांचा नहीं जा सकता जो सलाह दी जाती है। आर्टिकल 75 के बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सहित, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी। 15% होगी, यानी यदि लोकसभा में कुल सदस्य 550 हैं तो इसका 15% यानी कि 82 सदस्य से अधिक मंत्री परिषद में शामिल नहीं किए जाएंगे। और यह जो विशेषता जो अधिनियम 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति मंत्रियों को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 77 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन मंत्री परिषद करती है। किस प्रकार करती है, भारत सरकार की कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, ये तो सबको ही पता है। राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेश व अन्य दस्तावेज को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट है। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कर्तव्यों का आवंटन करने के लिए नियम बनाएंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 78 के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं जो अभी हमने पढ़े थे। पहला कर्तव्य यह है कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन संबंधी मामलों के बारे में मंत्री परिषद द्वारा किए गए निर्णय के बारे में सूचना देता है। संघ के प्रशासन आदि से संबंधित मामलों व प्रस्तावित विधानों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना दी जाती है। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। आगे हम बात करें सदन के मंत्रियों का अधिकार किस प्रकार है। तो प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जाने का अधिकार है। संसदीय समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया है की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 74 में, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यशक्तियों का प्रयोग बिना मंत्री परिषद की सलाह के नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कोई व्यक्ति सदन की सदस्यता के बिना भी मंत्री बन सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति सदन की सदस्यता के बिना भी मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उनके वेतन भत्ते संसद सदस्यों के बराबर होते हैं। मंत्रियों का दायित्व, तो मंत्रियों का कुछ दायित्व है जैसे सामूहिक दायित्व। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों की उनकी सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होती है। व्यक्तिगत दायित्व, मंत्री
राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर तब तक बने रहते हैं, राष्ट्रपति मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही हटा सकता है। अगर हम बात करें तो मंत्री व्यक्तिगत दायित्व भी है, जैसे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से उन्हें हटा ना दे। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, यानी इसका मतलब यह है कि भारत में संविधान में किसी भी मंत्री को के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का उपबंध नहीं है, विधिक जिम्मेदारी का उपबंध नहीं है। अगर हम बात करें मंत्री परिषद की संरचना, तो मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। तो मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में, तो इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं तथा उनकी बैठक में भाग लेते हैं। वह नीति निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सभी कैबिनेट मंत्री हैं। अब बात करते हैं राज्य मंत्रियों के बारे में कि राज्य मंत्री किस प्रकार होते हैं। तो राज्य मंत्रियों को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है अथवा उन्हें कैबिनेट का सहयोगी बनाया जाता है, यानी कि यह कैबिनेट से नीचे होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह व उनकी जिम्मेदारी का कार्य करते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और ना ही बैठक में भाग लेते हैं, यानी राज्य मंत्री एक स्वतंत्र प्रभार होता है अथवा यह कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं और यह कैबिनेट मंत्री की देखरेख व सलाह व उनकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं और ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए यह कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते। अगर हम बात करें उप मंत्री, तो ये मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, इन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट अथवा राज्य मंत्री या उनके राजनीतिक, प्रशासनिक व संसदीय कार्यों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये ना तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ना ही उनकी बैठक में भाग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर किस प्रकार है। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में हम इसमें अंतर की बात करते हैं। तो मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है, इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल एक छोटा, यानी कैबिनेट, मंत्रिमंडल को हम बोल सकते हैं कैबिनेट एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। यानी अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सी बात है, एक बड़ा निकाय जिसमें मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल होगा और मंत्रिमंडल के कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र प्रभाग उप मंत्री होंगे और एक राज्य मंत्री होंगे। यानी सबसे बड़ा निकाय मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के बाद मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल, लेकिन महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल होता है पर बड़ा निकाय मंत्री परिषद होता है। मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, जैसे अमित शाह। अब देखते हैं मंत्री परिषद के अंदर 3 श्रेणियां आती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये तीनों मंत्री परिषद के अंदर आते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल किए जाते हैं। इसे सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं परंतु कागजों में, यानी मंत्री परिषद को सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं परंतु कागजों में। ये वास्तविक रूप से मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी मंत्री परिषद की वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करने वाली संस्था का नाम क्या है, मंत्रिमंडल, यानी कैबिनेट मिनिस्टर ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक कैबिनेट। यह कैबिनेट 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलकर बनाई जाती है। उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देता है तथा निर्णय लेने में सहायता करती है। अमेरिका, ब्रिटेन में आंतरिक कैबिनेट की भूमिका है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन में आंतरिक कैबिनेट की भूमिका है। तो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर था जो हमने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के बारे में देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी पार्लियामेंट की समितियों के बारे में और संसद के बारे में। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें